नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। छात्रों, आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि यह विद्रोह एक एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस था, जिसने व्यापक रूप से भारतीय भूभाग को प्रभावित किया और इसको प्रभावित किस प्रकार किया गया और किस प्रकार से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में कुछ सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया और मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारी एजुटेंट पर गोली चला दी और उसकी हत्या कर दी। तत्पश्चात हम देखते हैं कि ये 34वीं NI रेजिमेंट का सिपाही था मंगल पांडे, और मंगल पांडे को गिरफ्तार करके उनको फांसी की सज़ा दी गई और इस 34वीं NI रेजिमेंट को भंग कर दिया और अन्य जो भी मंगल पांडे के साथी थे उनको भी दंडित किया गया। 29 मार्च को ये बैरकपुर में हुआ विद्रोह जो था ये आगे नहीं फैल पाया, लेकिन मई के महीने में 10 मई को मेरठ में घुड़सवार रेजिमेंट के 85 सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया, लेकिन इनको भी दंडित किया गया और उनको जेलों में बंद कर दिया गया। एक्चुअली ये कारतूसों का प्रयोग को मना करने का जो कारण है वो ये था कि 1857 में पुरानी जो बेस ब्राउन राइफलें थी, उन राइफलों के स्थान पर अंग्रेज़ों ने नई एनफील्ड राइफल जो है भारतीय फौज में लाई गई थी और इस एनफील्ड राइफल का जो कारतूस तो होता था, उस कारतूस को पैक किया गया और उसके पैकिंग में जो एक ग्रीस लगाया जाता था, उस ग्रीस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें मना करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इस कारतूस को जब राइफल के अंदर लोड किया जाता, जब भरा जाता था, उस भरने से पहले इस राइफल का इस कारतूस का जो कवर होता था, उस कवर को सिपाही को अपने दांतों से तोड़ना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानने वाले सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। इसलिए इनको चर्बी वाले कारतूसों के नाम से जाना जाता है और इनके प्रयोग करने के मना या प्रयोग ना करने के पीछे धार्मिक भावनाएं आहत होना ही एक सबसे बड़ा कारण था। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों को मार करके और बंदी सिपाही जो थे उनको मुक्त करवा करके और इन सिपाहियों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी थी। दिल्ली एक कहना चाहिए कि मुगल काल, सल्तनत काल से लेकर के और मुगल काल तक पिछले 800-1000 साल से दिल्ली देश की राजधानी थी। दिल्ली का अपना एक ऐतिहासिक महत्व था और दिल्ली में हम देख रहे हैं कि इस समय एक 82 साल का बुजुर्ग बादशाह जो है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज था। इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली मेरठ से रवाना होकर के ये सिपाही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर जो थे, बुजुर्ग 82 साल के व्यक्ति थे, वो अंग्रेज़ों के पेंशनर थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं कि वो इन विद्रोहियों का नेता बन सके, लेकिन विद्रोहियों को ये आशा थी कि दिल्ली पहुंच करके बहादुर शाह जफर को इस बात के लिए मनाया जाए कि वो उनको लीड करें। लेकिन कहते हैं कि बादशाह की स्थिति तो ऐसी थी कि उसके बारे में मुज़्ज़फ़र खैराबादी ने एक कलाम लिखा है कि न किसी की आंख का नूर हूँ,
न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मोश्ते गुबार हूँ। तो यह हालात दिल्ली के बादशाह की थी। 10 मई को विद्रोह करने के पश्चात मेरठ से रवाना होकर के सुबह सुबह ये सिपाही दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँच करके उन्होंने लाल किले के पास, सुबह सुबह ये जा रहे थे, सुबह का समय था और बादशाह बहादुर शाह जफर सुबह की नमाज पढ़ रहा था, तो उनको यमुना के टोल नाके पर धुएं का एक गुबार दिखाई दिया। तो बादशाह ने अपने हरकारे को बुलाया और बुला करके उससे पूछा कि भैया क्या बात है, इधर ये धुआं क्यों उठ रहा है, जो पता तो करो। लेकिन थोड़ी देर में सारे सिपाही जो थे उन्होंने चारों तरफ से लाल किले को घेर लिया और हल्के से प्रतिरोध के बाद में उन्होंने लाल किले में प्रवेश कर। लाल किले के दीवाने आम और दीवाने खास दोनों जगहों पर ये सिपाही जो है अपनी बंदूकें ले रहते हुए अंदर घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता इन्होंने घोषित कर दिया। लेकिन बहादुर शाह जफर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उनका नेतृत्व स्वीकार करे। शाम को 4 बजे एक मीटिंग कॉल की गई थी, मीटिंग बुलाई गई और बहादुर शाह जफर पे इस बात का दबाव डाला गया कि आप हमारे नेता बनिए और इस विद्रोह में अंग्रेज़ों की मुखालफत करने के लिए आप हमारे नेता बन करके इस विद्रोह में आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि बादशाह की न तो उम्र उनका साथ दे रही थी, न उनके पास पैसा था, वो पहले से ही अंग्रेज़ों की पेंशन पे अपना जीवन यापन कर रहे थे, न उनके पास कोई फौज थी, न उनके पास कोई दृष्टि थी। लेकिन सिपाहियों का इतना अधिक दबाव था कि उन्होंने उस दबाव के सामने जो है वो हाँ कर दी और इसी के साथ दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को पुणे इन सिपाहियों ने दिल्ली का बादशाह, भारत का सम्राट या बादशाह इनको घोषित कर दिया। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जो भी अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज व्यक्ति जो भी इनको लाल किले या दिल्ली में इनको सामने मिला, उन सबको मारा और काटा गया। कुछ जान बचा करके भाग लिए, लेकिन लाल किले के एक कमरे के अंदर कुछ अंग्रेज महिलाएं और बच्चों ने शरण ली, जिनको 12 मई को इन सिपाहियों ने, इन विद्रोही सिपाहियों ने इन यूरोपीय महिलाओं और बच्चों को, जिनकी संख्या लगभग 56 थी, इनको मार दिया। बहादुर शाह जफर ने बहुत मना किया कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन इसके बावजूद भी सिपाहियों ने बहादुर शाह की कोई बात नहीं सुनी। अब चारों तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली पे अधिकार हो गया है और दिल्ली पे अधिकार होना अपने आप में स्ट्रेटेजिकली इतना महत्वपूर्ण नहीं था, या कहना चाहिए कि सैनिक रूप से इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण था। तो दिल्ली का हाथ से निकल जाना अंग्रेज़ों के लिए भी एक भारी क्षति थी। अंग्रेज भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी दिल्ली को वापस काबिज किया जाए, दिल्ली पे कब्जा किया जाए। अतः दिल्ली पे अधिकार करना उनके लिए आवश्यक था, इसलिए पंजाब से सेना बुला करके दिल्ली पर आक्रमण किया गया और 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने पुणे दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। 18 सितंबर को बहादुर शाह जफर, जब दिल्ली का घेरा डाला गया तो बहादुर शाह जफर लाल किले के पिछले दरवाजे से अपनी पालकी में बैठ करके पहले तो निजामुद्दीन की मज़ार पे गए और मज़ार पे जाने के बाद में भी उन्होंने अपने आप को असहज महसूस किया, सुरक्षित महसूस नहीं किया, तो वो फिर हुमायूं के मकबरे की तरफ चल दिए और 18 सितंबर 1857 को ही वहाँ अंग्रेज जनरल हडसन के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हीं के सामने उनके 2 बेटों और एक पोते को गोली मार दी गई थी। लेकिन बादशाह को बंदी बना करके और उन्हें लाल किले के एक कमरे में रख दिया गया और अंग्रेज सैनिकों को उनके अंग्रेज सैनिकों का उन पर पहरा बिठा दिया गया। बहादुर शाह जफर दिखने में कैसा लग रहा है, विद्रोह करने वाला बादशाह कैसा था, ये सब देखने के लिए अब अंग्रेज़ अधिकारी लोग, बच्चे, महिलाएं उनको देखने के लिए आ रहे कि बुजुर्ग बादशाह आखिर दिखाई कैसा दे रहा था। कहने का तात्पर्य ये था कि बहादुर शाह जफर को पकड़ करके और एक शॉपीस बना करके उसको दिल्ली के
लाल किले के एक छोटे से कमरे के अंदर उनको रख दिया गया। बाद में उन पर मुकदमा चलाया गया, जिस पे उन पे आरोप लगाया गया कि वो 56 अंग्रेज औरतों और बच्चों के कत्ल के लिए, उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है। हालांकि बहादुर शाह जफर ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की थी, सिपाही नहीं माने वो अलग मुद्दा था, लेकिन बहादुर शाह का उसमें कोई कहना चाहिए कोई हाथ उसमें दिखाई नहीं देता। और अंत में बहादुर शाह जफर को जो है जेल की सज़ा दी गई और उनको बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था, जहाँ पर उनकी अंततोगत्वा मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहादुर शाह जफर जो थे, वो बहादुर शाह जफर को बर्मा की मांडले जेल में ही अंततोगत्वा मरना पड़ा, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहा। अंत में बहादुर शाह जफर ने एक बात कही कि जफर इतना बदनसीब कि मौत के लिए, जफर इतना बदनसीब कि मौत के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कूके यार में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहादुर शाह जफर जो है वो बर्मा की मांडले जेल में ही मर जाते हैं। इस प्रकार ये दिल्ली में मेरठ के सिपाहियों द्वारा दिल्ली पर कब्जा और तत्पश्चात दिल्ली पर अधिकार और अंग्रेजों द्वारा पुनः दिल्ली को अधिकृत करने की एक संक्षिप्त विवरण जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया। थैंक यू।